आइए हम भविष्य के संकट से आपको अवगत कराना चाहते हैं जो न्यायपालिका में आने का है। अब न्यायपालिका पर भी सरकार अपना शिकंजा कसना चाहती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है और संभव है कि सीजेआई सूर्यकांत जी कोई एक ऐसा निर्णय कर देंगे कि न्यायपालिका में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बदलाव हो जाएगा। मामला है कॉलेजियम सिस्टम का। हमारे देश में न्यायपालिका में 1993 से कॉलेजियम सिस्टम लागू था। उसमें 5 सदस्य होते हैं, एक वर्तमान सीजेआई होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। ये पांचों लोग मिलकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करते हैं, स्थानांतर करते हैं, सब कुछ करते हैं। चल रहा है इसमें। अब कॉलेजियम सिस्टम में पक्षपात भी होता होगा, निश्चित है, कहीं ना कहीं प्रभाव तो आता ही है ना। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर अपनी अपनी पसंद के जजेस नियुक्त कर दिए जाते हैं और किए जाते रहें, इसमें भी कोई शंका ही नहीं है। तो अब कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई गई थी और यह योजना बनी राज्य सरकार के गठन के बाद 2015 में और जिसका नाम दिया एनजेएसी। एनजेएसी नामक संस्था का गठन किया जाए और इसके लिए कॉलेजियम के खिलाफ एक याचिका भी लगी थी। याचिका को 5 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई की और 4-1 के मत से उस सुनवाई को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की। ये सारा हो गया। जो 5 सदस्यों की खंडपीठ ने यह निर्णय दे दिया, ठीक है। यह निर्णय देने के बाद गवाही जी थे जब तक तो एनजेएसी का याचिका नहीं आई और जैसे ही 53वें सीजेआई सूर्यकांत जी बने तो एनजेएसी की याचिका लगा दी गई और वो याचिका को सुनवाई के लिए सूर्यकांत जी ने स्वीकार भी कर लिया। अब तारीख कब देंगे, क्या होगा, कब सुनवाई होगी, ये मामला चलेगा। तो आखिरकार एनजेएसी लाने का मतलब क्या था, इसका लक्ष्य क्या है और एनजेएसी का गठन कैसे होगा और गठन कौन करेगा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है। तो आइए अब हम थोड़ा सा एनजेएसी की संरचना के बारे में बता दें। इसमें राष्ट्रपति 2 सिविलियन व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी, सीजेआई उसमें रहेंगे और कानून मंत्री भी उसमें रहेंगे और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उसमें रहेंगे। इस प्रकार एनजेएसी का गठन होगा। अब चलिए ठीक है, एनजेएसी का गठन हो गया तो इसमें आखिरकार बहुमत किसका है और जो सदस्य मनोनीत होंगे ना वे किसकी कृपा से मनोनीत होंगे, सीजेआई को छोड़ दीजिए, और जो अन्य सदस्य होंगे ना वो किसकी सहमति से, किसके पक्ष से न्यायाधीश बनेंगे, न्यायाधीशों का स्थानांतर होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैसे बनेंगे, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। अब इस पर जब हम इसको प्रक्रिया को देखते हैं ना तो उसमें सरकार की मंशा साफ नजर आ जाती है कि वो अपने ही समर्थकों को
एनजेएसी के सदस्य मनोनीत करेंगे और वही फिर जजों की नियुक्तियां करेंगे। तो जो जजों की नियुक्तियां होगी या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां होगी, उसमें भी राजनीति तो होगी, पक्षपात तो होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। मतलब ये न्यायपालिका में सरकार ने अपनी दस्तक देने की योजना बना ली है कि अब न्यायपालिका को भी है ना सरकार नियंत्रित करना चाहती है। न्यायपालिका में भी अपने अपने लोगों को बिठाकर अपने उल्लू सीधा करना चाहती। ठीक है, अब ये कॉलेजियम सिस्टम है, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसके समाप्त होने के बाद क्या होगा? जब न्यायाधीश ही सरकार के पसंद के नियुक्त होंगे, वे ही मनोनीत किए जाएंगे, तो हर प्रकरण में क्या क्या और निर्णय में कैसा न्याय होगा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। यानी अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में हम ये कहें कि न्यायपालिका को भी सरकार अपने नियंत्रण में चाहती है और अपने अनुसार चलाना चाहती है। जो एनजेएसी जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ करेगा ना, सरकारी की नियुक्ति होगी, सरकार ही नियुक्ति करेगी। तो यह मामला बड़ा पेचीदा हो गया। तो अब यहाँ के देश की जनता को शायद सच्चा न्याय मिलना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जो जनहित की बातें हैं ना, वो भी सब बड़ी विचित्र हो जाएगी, सरकार हितों की ही बातें होगी। मामला बड़ा रोचक है। अभी तो याचिका स्वीकार की है सीजेआई सूर्यकांत जी ने, उस पर बहस होगी, विचार होंगे, क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, अब ये भी सब बाद में आएगा। अब जो भी कुछ जो न्यायाधीश हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वे भी सरकार के पक्ष में तो खड़े होंगे, क्योंकि एनजेएसी का सदस्य उन्हीं में से कोई तो मनोनीत होगा ना। तो जो एनजेएसी के सदस्यों को जो मनोनयन होगा, वो भी पक्षपात वाला होगा। जैसे कॉलेजियम में भी यही है, वहाँ पर भी विचित्र बात होती है। और इसी तरीके से एनजेएसी में भी इसी प्रकार के नाटक होंगे। और एनजेएसी, मान लीजिए कि सीजेआई सूर्यकांत जी ने कॉलेजियम सिस्टम का ख़त्म कर दिया और एनजेएसी के उसको स्वीकृति दे दी। सरकार उसी समय एनजेएसी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा और कानून मंत्री अपना दाव चला देंगे। और कानून मंत्री को गाइड कौन करेगा? जो प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, जो जिस दल की सरकार होगी उसका पीएम कानून मंत्री को कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति को बिठाना है, इस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है। और जो इससे प्रतिभाओं का हनन हो जाएगा। यूं भी कॉलेजियम में भी प्रतिभाओं का हनन तो होता ही है, असंतोष जो जजेस में होता ही है, जो कैंडिडेट होते हैं उनमें असंतोष होता ही है। और एनजेएसी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद भी क्या गारंटी है कि पक्षपात नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। यानी संकट तो न्यायपालिका पर ही आएगा, संकट तो न्याय व्यवस्था पर ही आएगा, संकट तो न्याय प्राप्ति पर ही आएगा। ये पूरा सारा सिस्टम है। तो जो एक अभी हमने हल्का स्वरूप प्रस्तुत किया है ना, इस पर ज़रा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अब तो न्यायाधीशों को भी विचार करना पड़ेगा, एडवोकेट्स को भी विचार करना पड़ेगा कि ये क्या है आखिरकार, किस प्रकार का होगा। इसमें न्यायपालिका के एनजेएसी में सरकार का हस्तक्षेप क्यों? राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर उसके एक 7 सदस्य जो भी समिति होगी ना आयोग की,
उसके सदस्यों की नियुक्ति में बहुत बड़ा खेला होगा, उसमें बहुत बड़ी राजनीति होगी। राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष वाले व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाने की पहल करेंगे। यह भारत है। यहाँ पर राष्ट्रवाद की और राष्ट्रवादी नीति की और राजनीति की जरूरत नहीं है। यहाँ तो दलवादी नीति की जरूरत होती है। चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी हो, संसद हो और भी कई राज्यपाल हो, सब में यह होता है। तो अब एक काम कीजिए, यदि मान लीजिए एनजीएसी की बात आती है ना और सरकार उस पर सहमत हो जाती है, तो जो राज्यपालों की नियुक्तियां की जाती है ना, उसके लिए भी एक आयोग होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिसको चाहती है उसको राज्यपाल बना देती है। तो यही हाल एनजेएसी में होगा। सरकार के जो निर्देश होंगे वो एनजेएसी के सदस्य उसको मूर्त रूप दे देंगे। ये कोई बड़ी विचित्र बात है। अब इसका निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। फिर से एक 5 सदस्यीय बेंच पे जाइए। अब हम तो कह रहे हैं ना कि जो हमारे यहाँ की जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसी को चलने दीजिए, उसमें कुछ संशोधन कर दीजिए, उसमें सुधार कर दीजिए। उसमें जो 5 सदस्य होते हैं ना, उसमें 2 सदस्यों की संख्या और बढ़ा दीजिए। और किस प्रकार, अब ये निश्चित है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में पूर्ण रूपेण पारदर्शिता होना चाहिए। अब वो पारदर्शिता कैसे आएगी, कुछ कहना कठिन है। अब ये तो सीजीआई सूर्यकांत जी को ही निर्णय करना पड़ेगा कि कैसे एनजेएसी की जो याचिका जो आई है उस पर हम सुनवाई करके क्या निर्णय देंगे। और वो निर्णय जनहित वाला होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्षता वाला होना चाहिए। तो जो एनजेएसी के गठन की प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा। उसमें कानून मंत्री क्यों उसका सदस्य रहे? नहीं रहना चाहिए। 2 सिविलियन जिनको आप नियुक्त करेंगे वो उसके क्यों सदस्य हैं? नहीं होना चाहिए। जो आप सिविलियन की जगह सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ एडवोकेट को उसका सदस्य बनाइए, उसका सदस्य बनाइए। और कानून मंत्री की कोई जरूरत है नहीं। और इस प्रकार जो उसके सदस्य नॉमिनेट होंगे ना, उसमें भी हुआ 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उसके हों, 2 वकीलों के हों, एक सीजेआई हो। ये इस प्रकार का एनजेएसी बनना चाहिए, किंतु एनजेएसी ऐसा नहीं बनाया जाएगा। और राष्ट्रपति 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी सिविलियन की, तो सिविलियन की वो एडवोकेट की नियुक्ति। यहाँ पर किसी भी प्रकार से है ना दलालवाद तो चलेगा, पक्षपातवाद तो चलेगा, जिसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये मामला विचाराधीन आएगा। जिस दिन बहस होगी क्या क्या बातें आती है, क्या क्या सामने आती है, इसका भी मामला स्पष्ट होगा। अभी हमने जो शंका जताई जा रही है, हम कोई कानूनविद नहीं है, हम कोई कानून के विशेषज्ञ नहीं है। हम तो यहाँ पर जो व्यवस्था थोपी जा रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप जो भी व्यवस्था करना, न्यायिक व्यवस्था करना है ना, तो वो उसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, न्यायिक हित का मुद्दा है। अब देखते हैं क्या होता है एनजेएसी में। आने दीजिए, उसकी बात भी करेंगे, सब सोचेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार का कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। ठीक है भाई, आप अब जो मर्जी में आता है वो करने दीजिए। और जो ये फिर से जो दोबारा याचिका लगवाई गई है, याचिका किसने लगाई है इसकी भी जरा खोज करना पड़ेगी, इसका भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि आखिरकार ये याचिका किसके माध्यम से इस गुजराती गैंग ने लगवाई है, इस गुजराती सरकार ने लगाई है।
ये शंका है हमारी। अब हम तो बात कर सकते हैं ना, जो याचिका एक बार निरस्त हो चुकी है उसको दूसरी बार रिपीट करने से क्या मतलब। और सरकार ने तो पहले ही कहा था, मोदी जी और जो सरकार का था ना कि कॉलेजियन सिस्टम को हमें चेंज करना है, बदलना है, ये तो पहले घोषणा कर चुके हैं। और उसी घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए ये फिर से एनजेएसी की याचिका लगाई गई है। अब सीजीआई तो सुपर पावर है, वो जो निर्णय कर देंगे ना वो मान्य होगा। परंतु यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी जो निर्णय देगी उसकी समीक्षा का अधिकार जनता को है, जनता उसकी समीक्षा करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका आधार होगा जनहित होगा, न्यायहित होगा, राष्ट्रहित होगा, तो ही उस प्रकरण की समीक्षा जनता कर सकेगी। और वो अपनी समीक्षा सीजेआई को प्रस्तुत करेगी और सीजेआई को और राष्ट्रपति को उस रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा, उसको मूर्त रूप देना होगा। ये मामला बड़ा रोचक आ गया है। अब यहाँ पर भी आएगा कि आखिरकार समीक्षा कौन करेगा। अरे भैया, समीक्षा तो कोई भी कर सकता है। एक लॉ का विद्यार्थी समीक्षा करता है, एडवोकेट से समीक्षा कर सकता है। आखिरकार जो कानूनी दाव पेच के जो लूप होल्स आएंगे ना, वो समीक्षा में सब सामने आ जाएंगे। तो ये हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अहम मुद्दा जो न्याय व्यवस्था पर लागू होने वाला है उसका विवरण आपके सामने रखा। फिर मैं कह रहा हूँ, हम कोई कानूनविद नहीं है, हमने कोई अध्ययन भी नहीं किया है, और एक कॉलेजियम सिस्टम का भी संविधान में कोई विवरण नहीं था और ना एनजेएसी में कोई विवरण है। तो अब संविधान में भी एक ऐसी विशेष व्यवस्था करना पड़ेगी और संसद को, और सारे दल मिलकर, सभी दल मिलकर, ये कोई ये नहीं कि एक ही दल की बात, सभी दल मिलकर सामूहिक रूप से बैठे, गहन विचार विमर्श करें और उसके बाद में सर्वानुमति से न्याय व्यवस्था में एक नई पद्धति लागू करने का निर्णय ले, चाहे वो एनजेएसी पर ही क्यों न हो। एनजेएसी के निर्णय को यदि सब मिलके मान लेते हैं और जो उसमें जो गलियां है ना उनको समाप्त कर देते हैं, तो एनजेएसी लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें सभी दलों की सहमति होगी, संसद की सहमति होगी, नेता प्रतिपक्ष की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, सबकी सहमति होगी। तो ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी। एनजेएसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कॉलेजियम का भी कोई विरोध नहीं कर रहा है, परंतु जब सरकार ही चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो और न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण हो जाए, तो उस नियंत्रण को रोकने के लिए उस निर्णय की समीक्षा अनिवार्य है। और जो एनजेएसी में जो गलत ढंग से उसके गठन की प्रक्रिया का जो रूप दिया गया है ना, वो अच्छा नहीं है, उसमें संशोधन की जरूरत है, संशोधन किया जाना चाहिए। ये हमने जो बात रखी है, अभी तो ये हमारे न्यायविद हैं और विशेष जज इसकी 5 सदस्यीय खंडपीठ फिर से सुनेगी, वो अपना निर्णय देगी। हम तो एक जो शंका जो होती है वो शंका एक रूप में हमने प्रस्तुत करवाई। या हम जानते हैं कि ये शातिर खेल है और ऐसा खेल होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। जो चाहे सरकार किसकी हो, चाहे ये नाजी सरकार हो या अन्य महागठबंधन की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, वो तो खेला करेगी ही, ऐसा खेला होगा ही, क्योंकि हमारे यहाँ जो पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारीता का कोई महत्व नहीं है। मामला तो अपने आप में बड़ा विचित्र हो चुका है। हमारे देश की हम स्थिति देख रहे हैं ना, यहाँ पर सत्यवादी लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। जो न्याय की बात करता है, सामाजिक हित की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, वो देशद्रोही
करार दे दिया जाता है, समाजद्रोही करार दे देता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब तो क्या किया जाए? ये यहाँ पर हमारे भारत का चरित्र ऐसा हो गया तो क्या किया जाए? अब इस चरित्र को भी बदलना पड़ेगा, इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मैं अब अधिक न बोलते हुए, अब हमने जो विचार प्रस्तुत किया है ना, इस पर कानूनविद, अधिवक्ता है, जो न्याय के महामनाक हैं, जो अपनी अपनी राय देते रहते हैं, उनकी समीक्षा के बाद ही कोई ठोस निर्णय पर आ सकेंगे। अब ये जब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा ना, सीधे आज सुनेंगे, सूर्यकांत जी सुनेंगे, और सूर्यकांत जी क्या निर्णय देंगे ये भी बड़ा अपने आप में अनूठा ही होगा। हालांकि उस याचिका के माध्यम से वर्तमान की नाजी सरकार में भी बेचैनी तो है, मगर अब जो NJAC के मान लीजिए गठन अनिवार्य है, मगर उसकी जो प्रक्रिया है ना, गठन प्रक्रिया, उसमें बहुत बड़ा सुधार करना पड़ेगा, बहुत पारदर्शिता रखना पड़ेगी, निष्पक्षता रखना पड़ेगी। हमारा यही कहना है। जैसे SIR में, SIR का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसको जिस ढंग से लागू किया जा रहा है गलत ढंग से, उसका विरोध हो रहा है। अब देखते हैं इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट, सूर्यकांत जी क्या निर्णय देते हैं। ये तो अब 9 या 10 के बाद ही आएगा कि ये हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है ना। अब ये आपको हमारा ये एक न्यायिक मुद्दा था, हमने मीडिया के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, हम कोई न्यायविद नहीं है। अब ये तो न्यायविदों का जो है, कानूनविदों का दायित्व है कि वे NJAC के गठन की प्रक्रिया के बारे में किस प्रकार के सुझाव देते हैं। आपको यह हमारा एपिसोड यूँ तो नीरस लगेगा, परंतु ये नीरस नहीं है, ये सच्चे न्याय की आवाज़ है, देश की आवाज़, न्यायिक आवाज़ को बुलंद करने वाला एपिसोड है। अब आप देख लीजिए, हमने अपना दायित्व पूरा किया, अब कानूनविदों को अपना दायित्व पूरा करना है, CJI को अपना दायित्व पूरा करना है, और जो हमारे जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको अपना दायित्व पूर्ण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।